नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय। हिमालय के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन से सिद्धांत उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, उसके बारे में आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय जो है हमारा भारत है, इसके उत्तर पूर्व दिशा में इधर की ओर विस्तृत है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, हिमालय जो है एक मोड़दार पर्वत है। क्या है? मोड़दार। मोड़दार पर्वत है। इसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। वलित, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक, तो मोड़दार पर्वत है जिसका विस्तार जो है पूर्व पश्चिम दिशा में दिया गया है। कैसा है? पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इसका विस्तार है, पूर्व पश्चिम में विस्तार है। विश्व की एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। बाकी जैसे कि रॉकीज हो गया, एंडीज पर्वत हो गए, ये सब क्या है? ये उत्तर दक्षिण दिशा में इनका विस्तार है। जबकि हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है ना। तो ये जो है इसका विस्तार जो है पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और ये एक मोड़दार पर्वत है, यानी कि एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक, इसका आकार कैसा है? इसका आकार एक चाप के आकार का है। कैसा है? एक चापानुकार। देखिए इस तरीके से, चाप के अनुसार इस तरीके से दिया हुआ। तिब्बत की ओर इसकी स्थिति कैसी है? तिब्बत की ओर इसकी स्थिति अवतलाकार है, इस तरीके से। जबकि अगर प्रायद्वीपीय भारत, इधर भारत से देखेंगे तो इसकी स्थिति उत्तल आकार की है। ठीक है, उत्तल के आकार की है। तिब्बत की ओर इसकी स्थिति जो है अवतलाकार है, जबकि भारत की तरफ से इसकी स्थिति उत्तल आकार की है। ठीक, जो हिमालय है ये, इसकी जो रेंज है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। कितनी है? पूर्व पश्चिम विस्तार इसका जो है वो 2500 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है इसका, यहाँ से नंगा पर्वत से यहाँ से ले लिया जाए, उधर नामचा पर्वत तक जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका विस्तार जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो 150 से 400 किलोमीटर की रेंज में है। 150 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, जैसे जैसे हम लोग इधर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ की चौड़ाई कम होगी तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो इसकी चौड़ाई पूर्व की तरफ जाते जाते कम होती जाती है और इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आया कि जो हमारा हिमालय है वो 2500 किलोमीटर पूर्व पश्चिम दिशा में उसका विस्तार है। उसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर की रेंज में है। और जैसे जैसे हम हिमालय में पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो पूर्व दिशा में जब बढ़ते हैं तो ऊंचाई इसकी क्या होती है? बढ़ती है। और चौड़ाई क्या होती है? घटती है। चौड़ाई इसकी इधर कम हो जाएगी और ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी। अब जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो इसका ढाल भी कैसा हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तीव्र ढाल हो जाएगा, है ना। ऊंचाई जब कोई चीज ऐसे है और ऐसे हो गई तो ढाल कैसा हो गया? उसका तीव्र हो गया। और नॉर्मल अगर है तो ढाल कम तीव्र है। ठीक, तो जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसका ढाल भी जो है, वो स्लोप जो उसका है वो तीव्र हो जाएगा। ये तो एक बेसिक सी जानकारी हो गई। हिमालय जो है, हिमालय के महत्व तो क्या है हमारे भारत के लिए? महत्व इसका ये है कि इधर तिब्बत की ओर से आने वाली जो बर्फीली ठंडी हवाएं हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, यानी कि वो ठंडी हवाओं को रोकता है ना। रोकता है, एक बैरियर की तरीके हिमालय कार्य करता है, बैरियर की तरीके रोकता है। वहां से तिब्बत की ओर से चलने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो आती हैं
उधर से आने पर इसको रोक लेता है, जिससे यहाँ पर कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है। जब मानसून आता है तो जब इधर से मानसून इधर केरल की तरफ से इधर से जा रहा होता है, जब है ना मानसून आगे बढ़ाएंगे अरब सागर की खाड़ी वाला मानसून ना, बंगाल की खाड़ी, तो जब ये मानसून जाता है तो इस हिमालय की वजह से ही यहाँ पर वर्षा इधर होती है, जहाँ पर ये गारो खासी जयंतियाँ हैं इस तरफ है ना, मेघालय का पठार पड़ता है, तो यहाँ पर मासीराम जगह यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना। तो हिमालय जो है एक वर्षा का एक कारण भी बनता है कि भारत में वर्षा का अधिकतर कारण बनता है हिमालय। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि यहाँ पर वर्षा पर डिपेंड करती है ना। तो वर्षा का मेन कारण हिमालय बन जाता है। तो एक महत्व तो इसका ये हो गया, ठीक है, कि वर्षा होगी तो कृषि अच्छी होगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग कृषि पर ही आधारित हैं। तो दो तो मेन इसके काम हो गए। क्या करता है कि बर्फीली ठंडी हवाओं को रोकता है, ध्रुवों की ओर से आने वाली, इधर तिब्बत साइड से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, और वर्षा का मेन कारण बनता है कि वर्षा जो होती है मानसूनी, जो मानसून जब आता है तो वर्षा का प्रमुख कारण बनता है हिमालय। ठीक, आगे बात करते हैं। हिमालय जो है हमारी नदियों को वर्षवाहिनी नदियां बनाए रखता है। वर्षवाहिनी का मतलब क्या है? हमेशा नदियों में जल बना रहता है, हिमालय की वजह से हमेशा उस पर नदियों पर जल बना रहेगा। जैसे कि गंगा हो गई है ना, यमुना हो गई, तो क्या होता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो जल तो हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, बर्फ बहुत होती है, ऊंचाई पर है तो बर्फ रहेगी, बर्फ रहती है, ग्लेशियर पिघलेंगे, जब गर्मी पड़ेगी थोड़ी सी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में जल रहेगा। इस वजह से हिमालय का तीसरा प्रमुख कार्य क्या है कि नदियों को वर्ष भर जल की प्राप्ति होती रहती है। तो वर्षावाहिनी नदियां बनी रहती हैं, वर्षवाहिनी नदियां बनी रहती हैं, पूरे साल नदियों में जल रहता है। किसकी वजह से? हिमालय की वजह से। ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा और यमुना जब इधर आती हैं इधर से, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये मैदानी भाग में आ जाता है ना, मैदानी भाग में इधर आ जाता है। तो नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या है, ये बहुत अवसाद यहाँ जमा किया गया है, यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद जमा किया गया है, तो ये पूरा मैदान बन गया है। यहाँ पर मैदान बन गया, समतल भाग बन गया, समतल भाग बन गया, तो यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी, ये जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर जमा हो गई है। जलोढ़, जब हम मिट्टियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, खादर और बांगर होती हैं दो प्रकार की। तो जलोढ़ जो होती है वो उपजाऊ होती है, उपजाऊ होगी तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी उत्पादन अच्छा होगा, तो देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो सब कुछ सब चीज़ का मेन रीजन क्या है? महत्व किसको दिया जा रहा है? हिमालय को दिया जा रहा है। हिमालय से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कृषि भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, है ना, जलोढ़ एक उपजाऊ मिट्टी होती है ना, तो कृषि की पैदावार भी अच्छी हो जाएगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक तो ये कारण अच्छा रीजन हो गया कि हिमालय का महत्व क्या है कि ये हो गया। हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं, है ना, देवदार, इस तरीके के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। तो और यहाँ पर हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर टर्सरी क्रम की चट्टानें भी हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें भी हैं, पेट्रोलियम के पदार्थ मिलते हैं यहाँ पर, है ना। कारगिल है, जो कि कारगिल जो जगह है यहाँ पर, तो कारगिल में क्या कहते हैं, वहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयला की प्राप्ति होती है ना। तो ये सारी चीज़ें, हिमालय इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हिमालय के क्या क्या मेन कार्य हैं, हमारे भारत के लिए कितना उपयोगी है हिमालय। ये तो एक बेसिक उसके महत्व हो गया, जानकारी होगी कि हिमालय क्या क्या हम लोग के लिए उपयोगिता है उसकी। ठीक है, हिमालय को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे। सबसे उत्तर में जो हिमालय है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, या इसी को कहते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, जगह नहीं यहाँ पर, हिमालय समझ लीजिएगा, ट्रांस या पार हिमालय, जिसमें कौन सी श्रेणियां आती? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणियां आती, 3 पर्वत श्रेणियां आती, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनके बीच से नदियां निकलती हैं। कौन सी? कराकोरम, लद्दाख के बीच से श्योक नदी निकलती है, श्योक, ये श्योक।
जो सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर इधर से निकलती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो ये हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है, जो कि सिंधु में मिल जाती है, उधर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हिमालय टॉपिक छोटा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा 1-2 वीडियो लगेंगे, तीन वीडियो तो कम से कम लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। फिर हम लोग पढ़ेंगे वृहद हिमालय के बारे में। ये वृहद हिमालय है, रेड कलर से दिख रहा होगा, ये वृहद हिमालय है। यहाँ से शुरू हुआ नाम, इधर से लेके नामचा पर्वत तक नंगा पर्वत है। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम लघु हिमालय। वृहद हिमालय हो गया। वृहद हिमालय को हम लोग कहते हैं महान हिमालय, वृहद या महान। ठीक, फिर लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो ब्लू कलर से दिख रहा है उसको कहते हैं शिवालिक, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक हिमालय। इन चार हिमालय के 4 पार्ट है, इस हिसाब से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। 4 भागों में हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हिमालय बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या उसके पीछे सिद्धांत हैं कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। हिमालय की उत्पत्ति के पीछे मुख्यतः 2 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है हैरी हैस, हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विवर्तनिकी। ठीक है, 2 सिद्धांत सही व्याख्या करते हैं, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर के अनुसार, कोबर ने ये बताया कि आज जहां हम लोग हिमालय को देखते हैं, हिमालय जहां पर जिस जगह पर स्थित है वहां पर हिमालय नहीं था, वहां पर पहले टेथिस भूसन्नति थी। क्या थी? टेथिस भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब क्या है? भूसन्नति का मतलब है सकरे जलीय भूभाग, यानी कि सकरे हो और छिछले जली भूभाग, जली भाग, सकरे छिछले जली भाग। भूसन्नति क्या मतलब होता है? सकरे छिछले जली भाग को भूसन्नति कहते हैं। ठीक है, तो टेथिस भूसन्नति थी। कौन सी थी? टेथिस। टेथिस सागर कह सकते हैं। सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया था कोबर ने, भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया था, जिसको हम लोग कह देते हैं टेथिस सागर। क्यों कह रहे हैं? देखो क्या बोला, जली भाग है। कैसे हैं? सकरे हैं, पतला है, मतलब सकरे हैं, छिछले मतलब कि ज्यादा गहरा नहीं है, छिछले हैं, जली भाग है। टेथिस भूसन्नति किसने बोला? कोबर ने बोला। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि आज हम लोग जहां पर हिमालय को देखते हैं वहां पर टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति थी वहां पर। ठीक है, टेथिस सागर जिसको कह सकते हैं, टेथिस भूसन्नति थी। कब? आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले वहां पर टेथिस भूसन्नति थी, है ना। तो वहां पर हिमालय नहीं था, हिमालय एकदम से नहीं डेवलप हुआ, धीरे धीरे करोड़ों वर्ष पहले की बात है, धीरे धीरे इसमें अवसाद जमा हुए, फिर वहां पर वलन पड़ गया। तो वलन की प्रक्रिया इन्होंने समझाई है कि कैसे क्या है। प्रायद्वीपीय भारत, हम लोग का भारत इतना नहीं था, हम लोग का भारत केवल इतना था,
ऐसे करके भारत था। ठीक, इतना भारत था। ये कहाँ से आया है, हमने वीडियो में बताया है पुरानी वीडियो में कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड से ये अलग हुआ है और उत्तर पूर्व दिशा में, अभी जब टेक्टोनिक वाली थ्योरी बताएंगे उसमें बताएंगे, तो ये वहाँ का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड से ये अलग हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इधर क्या था, इधर था अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड। तो कोवर ने ये बताया, कोवर ने ये बताया कि यहां पर टेथिस भूसन्नति थी। ठीक, टेथिस सागर कह सकते हैं, टेथिस भूसन्नति थी। कोवर ने ये बताया कि यहाँ से जो बहने वाली नदियां थी अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से, उन्होंने क्या किया, 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बता रहे हैं, 7 करोड़ से 2 से 3 करोड़ वर्ष जब बीच का मतलब गैप है, वहां पर क्या हुआ, यहाँ से बहने वाली नदियों ने क्या किया, अवसाद जमा करना शुरू कर दिया। ऐसे नदियां यहाँ बही, अपना इन्होंने पानी मतलब यहाँ पर अवसाद जमा करना शुरू कर दिया। ऊपर से भी आई, खूब सारा अवसाद जमा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जब अवसाद शुरू कर दिया, अब ये समझिएगा जरा, पूरा खेल समझने का है। ये है मेरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इधर है मेरा अंगारा लैंड। ठीक है, इधर से ये टेथिस सागर है, बीच में टेथिस सागर है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये टेथिस सागर है। ठीक, तो यहाँ से जब नदियों ने अवसाद जमा करना शुरू किया धीरे धीरे, तो अवसाद ऐसे ऐसे जमा हुआ है। ठीक, अवसाद ऐसे जमा होता चला गया इस तरीके से, ज्यादा अवसाद जमा हुआ तो नीचे वाली परत पर प्रेशर पड़ा। जाहिर सी बात, अगर कुछ ऊपर से होगी बार बार तो नीचे वाली चीज पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो ये चट्टान के रूप में बन जाएगा, चट्टान की तरह कठोर होता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अग्र भूमि पर, आगे वाली जो भूमि है इस पर दबाव बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर नीचे की ओर पड़ रहा है, इसमें प्रेशर कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इधर वाली भूमि पर भी दबाव पड़ने लगेगा, तो और ये गैप आ जाएगा, तो और यहाँ पर ऐसे अवसाद जमा होते चले जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये करोड़ों वर्ष का काम है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अवसाद और जमा होता चला गया। ठीक, तो ये और पास आ गए। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि ये जैसे ही पास आए तो इनमें क्या होने लगा, वलन पड़ने लगा। प्रेशर पड़ रहा है, कोई चीज नीचे ज्यादा जा रही है और भरता जा रहा है कोई चीज उसमें, तो इधर की ओर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, जब ये इधर की ओर आए तो इसमें क्या हुआ, ऐसे वलन पड़ने लगे। वलन मतलब इस तरीके से ये चीज फोल्ड होने लगा। तो इधर हमारा क्या हुआ, इधर हिमालय का निर्माण हुआ। जब ये फोल्ड हुआ, जब प्रेशर पड़ा इधर, तो ये मेरा क्या हो गया, इधर हिमालय की, ये ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना। तो कराकोरम श्रेणी का, कराकोरम ये है, कराकोरम श्रेणी का इधर निर्माण हुआ। और इस तरफ जब इस तरफ फोल्डेड हुआ है, इस तरफ ऐसे, तो कौन सी पर्वत श्रेणी बनी, ये क्यूनलुन पर्वत श्रेणी बनी। इधर कराकोरम बनी, इधर क्यूनलुन बनी। और बीच का जो भाग ये खाली रह गया, जहां पर फोल्डेड कम हुआ, जहां पर ज्यादा वलन नहीं पड़ पाया, सपाट रह गया है, तो वही आज हम लोग तिब्बत का पठार देखते हैं। क्या देखते हैं, तिब्बत का पठार जो दिखता है वो यही है, ये सपाट भाग रह गया। बात आई समझ में। जब प्रेशर इधर पड़ा आगे की भूमि में, गोंडवाना लैंड और इधर अंगारा लैंड में, इधर जब ज्यादा अवसाद जमा होता चला गया, तो चट्टान बनती गई। ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इधर भी प्रेशर पड़ेगा, जब नीचे प्रेशर पड़ेगा तो इधर भी प्रेशर पड़ेगा, तो ये दोनों भूमि आगे की ओर आई। अगर कोई चीज भरी हुई है वैसे दबाओगे तो वो ऊपर निकलने का प्रयास करेगी, तो ऐसे फोल्ड हो गया। जो अंदर का अवसाद था वो ऊपर की ओर निकल आया। तो
पूरा एकदम से नहीं निकला, बीच का हिस्सा सपाट रह गया और किनारे साइड में उसमें ऊपर की ओर वलन पड़ गए। तो ये हिस्सा जो दिखता है, ये हिस्सा हम लोग का कराकोरम और हिमालय का निर्माण हुआ। ये पूरी श्रेणियां जो निर्माण हुई इसी फोल्ड इसी तरीके से हुई है, वलन पड़ गया है। और इधर का जो हिस्सा दिखता है ये क्यूनलुन श्रेणी है, ठीक है। और बीच का जो सपाट हिस्सा दिखता है वो बन गया मेरा तिब्बत का पठार। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। कोबर के हिसाब से ये दोनों भूमि आपस की ओर ज्यादा मतलब इस तरह नहीं हुई जैसे कि हैरी हैस में है कि प्लेटें आपस की ओर आई और टकराई हैं। हैरी हैस ने ये बताया कि दोनों प्लेटें टकराई हैं, इन्होंने ये नहीं बताया प्लेटें टकराई, इन्होंने बताया कि नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता गया जिससे अग्रभूमि में दबाव पड़ा, यहाँ पर दबाव पड़ा जिससे भूसंचलन हुआ और प्रेशर जनरेट होने के कारण वलन पड़ गया, तब हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये तो था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर ने तो जब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस तरह से हमने समझाने की कोशिश करी है कि गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड है, नदियों ने अवसाद जमा किया और यहीं पर ही इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये हिमालय पूरा बन गया इधर की ओर और इधर ये क्यूनलुन पर्वत बन गया, बीच का जो सपाट एरिया रह गया वो तिब्बत का पठार हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कोबर ने बताने का प्रयास किया है। कोबर ने टेथिस भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। टेथिस भूसन्नति को क्या कहा है, पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना कहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोबर के अनुसार टेथिस भूसन्नति क्या है, पर्वतों का पालना है, और 3-4 पॉइंट बना सकता है। तो याद कर लीजिए पर्वतों का पालना कहा है, क्या कहा, पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, ठीक, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का पालना कहा है, ठीक। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं टेथिस सागर जो है वो हिमालय का गर्भगृह है। क्या है, गर्भगृह। क्यों, क्योंकि यहीं पर तो हिमालय का जन्म हुआ एक तरीके से, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक। ये तो कोबर ने बताया था कि अवसाद जमा हुए हैं गोंडवाना लैंड के द्वारा इधर से और अंगारा लैंड के द्वारा, जो भी नदियां थी उन्होंने अपना अवसाद जमा किया है, तो भूसंचलन हुआ जिसके कारण अवसाद में प्रेशर पड़ा है और वलन बन गया है। तभी हम लोग कहते हैं हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन्स है, क्योंकि उसमें वलन पड़ गया है, ठीक है, वलित पर्वत है हिमालय। क्या, एक मोड़दार पर्वत है, यानी हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है जिसका विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। बाकी इसके बारे में, चोटियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हैरी हैस के सिद्धांत के बारे में। हैरी हैस के सिद्धांत के बारे में, तो हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हैरी हैस ने ये बताया कि आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच इन्होंने भी बात मानी है कि यहाँ पर टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस सागर यहाँ पे था, ठीक है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था, ये बात इन्होंने हैरी हैस ने भी मानी है, ठीक। तो 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बताई उन्होंने कि 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो भारतीय प्लेट थी ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी और लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये इससे जाके टकरा गई। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अवसाद जमा था टेथिस सागर में, जो भी अवसाद जमा था, तो वही कॉन्सेप्ट है, जो भी अवसाद जमा था, अभी वहां पे क्या था, वहां भूसंचलन हुआ और प्रेशर पड़ा तो ये भूमि आगे हुई, उन्होंने ये बताया। इन्होंने क्या बताया कि ये इस दिशा में आगे आ ही रही थी, कोई प्रेशर नहीं पड़ा, ये अपने आप आगे आ रही थी। जब आगे आएगी तो जो भी यहाँ पर अवसाद जमा था तो उसमें क्या पड़ेगा, वलन पड़ जाएगा,
तो हैरी हेस ने क्या बताया कि जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जब जा रही थी तो इसमें जमा हुआ जो भी अवसाद था वो फोल्डेड हो गया, उसमें वलन पड़ने लगा। वलन पड़ने के कारण ही हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेम कॉन्सेप्ट है, बस उन्होंने क्या बताया था, ये दोनों भूमि जा नहीं रही थी, बस यहाँ प्रेशर पड़ा था तब हुआ। इन्होंने क्या बताया कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गई है और लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व इनमें टकराव हो गया। टकराव होने के कारण क्या हुआ, जो भी तैतीस सागर था इसमें जो भी अवसाद जमा था उस पर वलन पड़ गया। वलन पड़ने के कारण ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये चीज बताई थी हैरी हेस ने। हिमालय का जो निर्माण है किस काल में हुआ है उसको समझते हैं हम लोग। तो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व से हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया था और आज भी हिमालय में विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो है सेनोजोइक कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ। उस कल्प यानी कि टाइम पीरियड, कल्प मतलब काल, सेनोजोइक काल में हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसमें वृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ है कब हुआ है, वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है इसके ओलिगोसीन और वृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। कब हुआ, वृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन और इयोशीन युग में हुआ है। इयोशीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक कल्प में निर्माण पूरे हिमालय का हुआ है, जिसमें वृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन और इयोशीन कल्प में हुआ है। ठीक है, और फिर आता है जो मध्य हिमालय हम लोग का बना है, ये बना है मायोसीन कल्प में। कब बना, मायोसीन कल्प में कब बना है, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ है। जबकि जो नवीन जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, ये क्या है कि ये भी अवसादों से बना है। किसके, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के द्वारा जो भी नदियां अवसाद जमा करके आई हैं उससे शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ये नवीन पर्वत है, शिवालिक हिमालय है, सबसे नवीन है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है इसका प्लायोसीन में हुआ। कब हुआ, प्लायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है। किसका, शिवालिक का। इसका कब हुआ है, इसका हुआ था ओलिगोसीन के इयोसीन और ओलिगोसीन में हुआ था। सेनोजोइक कल्प में पूरे निर्माण हुआ है ना, तो और बीच वाले का हुआ है कब, मायोसीन में, और शिवालिक का हुआ है प्लायोसीन युग में हुआ है। आज भी हिमालय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भूकंप आते रहते हैं, भूसंचलन होता रहता है ना। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहां पर झीली निक्षेप मिलते हैं, जिनको हम करेवा कहते हैं। झीली निक्षेप पाए जाते हैं पीर पंजाल श्रेणी पे लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर। क्या है, झीलीय निक्षेप मतलब अवशेष एक तरीके से कह सकते हैं, जो अपना निक्षेपण कर दे, जमाव छोड़ जाए। ठीक है, तो झीलीय निक्षेप, झील के जो निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं करेवा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया करेवा क्या है, करेवा एक झीलीय निक्षेप है। करेवा एक झीलीय निक्षेप का उदाहरण है। ये तो एक बेसिक सी जानकारी होगी हिमालय के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसके कौन कौन से सिद्धांत थे। कोवर का भूसन्नतिक सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, और बेसिक जानकारी हमने हिमालय के बारे में दी है। इसके आगे हम लोग इसकी कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, इधर पूर्वोत्तर भारत की श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।